आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज आपसे भेंट करवा रहे हैं समाज क्रांति आघाड़ी के अध्यक्ष। बड़े लंबे समय से इस समाज क्रांति आघाड़ी के साथ विभिन्न विषयों के साथ और विभिन्न मुद्दों पर प्रोफेसर मुकुंद खैरे सर काम करते चले हैं। प्रोफेसर साहब ने अपने जीवन में जो आंदोलन किए, उन आंदोलनों में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन तो प्रमुखता से रहे, लेकिन इन दिनों में हमने ये देखा है कि जो लीगल मैटर्स हैं, मतलब प्रोफेसरी की नौकरी से हटने के बाद खैरे सर ने एक अपना एलएलबी का जो कोर्स है उसको पूरा करके उन्होंने एडवोकेसी भी करना शुरू किया और फिर उसके बाद उन्होंने लीगल मैटर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको बताएं कि बीच में आपने ज़रूर सुना होगा कि ये जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ पर जो बात चली, तो इसका सारा जो काम है, इस काम को दिल्ली तक बार बार इसके मोर्चे निकालकर और सरकार को इसके लिए बाध्य करने पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आज इस वक्त ये कोरोना की वैश्विक महामारी का ये संकट काल चल रहा है और इस बीच प्रोफेसर मुकुंद खैरे सर ने एक मोर्चे का आयोजन किया है। ये मोर्चा वैसे दिसंबर में प्रस्तावित है महाराष्ट्र के विधानमंडल पर, लेकिन इस पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि खैरे सर इसको बड़े विस्तार से रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैरे सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, एक बात जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने आपके इस आंदोलन के लिए एक बड़ा टाइटल रखा है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, और इस बात के साथ आपने मुंबई में इस मोर्चे का आयोजन किया है। किस भूमिका के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि फरवरी में जो एक डिसीजन आया था आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का, तो वो डिसीजन भी ये कहता है कि भाई आरक्षण कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार की भूमिका रही है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। आप कैसा समझ रहे हैं कि फिर आरक्षण के लिए नए तरीके से और नए सिरे से किसी आंदोलन को खड़ा करना? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 8 फरवरी का जी, वो सिविल अपील नंबर 1226/2020 में जी, इसमें एक मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड ऐसा ये मैटर था। जी, ये मैटर शुरू हो गया 2012 से। 2012 में एक उत्तराखंड जो सरकार स्टेट है, वहाँ एक कानून बनाया गया है। उसमें ये किया था कि ये जो सरकारी जो सर्विसेज नौकरियाँ है उसमें कोई आरक्षण, किसी को भी आरक्षण नहीं रहेगा। यानी दिस इज़ द फर्स्ट एंटी रिजोल्यूशन एक्ट इन आवर इंडिया। ये पहला यानी कानून है देश में अपने के जो सरकार ने ये कानून में बता दिया है कि भाई हम कोई आरक्षण नहीं देंगे। तो फिर ये 2012 का जो एक्ट है उसको एक वहाँ के शेल्टर्स कमिश्नर थे ज्ञानचंद करके, उन्होंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और फिर वो हाई कोर्ट से लेके वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया तो फिर ये मुकुल रोहितगी जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से वो प्लीड कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा प्लीड किया है कि अंडर आर्टिकल 16 जो है उसमें कोई कहा भी रिजोल्यूशन का राइट नहीं बताया है। उसमें जो वर्डिंग है कि स्टेट शैल मेक द प्रोविजन ऑफ रिजोल्यूशन इन फेवर ऑफ SC ST OBC जो कुछ है समझो। तो स्टेट शैल मेक द प्रोविजन, इसका मतलब ये हो गया है कि स्टेट शैल यानी स्टेट को ये करना है। उसने ऐसा जो आर्गूमेंट किया, वो आर्गूमेंट से सुप्रीम कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस हो गया समझो। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट गलत है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार का जो आर्गूमेंट था, क्योंकि वो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट शब्द नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अलाउ किया, और 8 फरवरी का जो निकाला है उसमें बोल दिया है कि रिजर्वेशन कैनॉट बी क्लेम एज ए फंडामेंटल राइट, ऐसा वो आएगा ऐसा। तो अभी बात ऐसा हो रहा है कि 8 फरवरी का जो निकाल आया, वो निकाल आने के बाद अपने देश में जितने पॉलिटिशियन है, यानी जो अम्बेडकर पॉलिटिशियन है, जो जिसका विषय रिजोल्यूशन है, ये कोई भी पॉलिटिकल लीडर यानी जैसा प्रकाश आंबेडकर या मायावती या आठवले या कोई अपने रामविलास पासवान, उदित नारायण राज को जो उतने लीडर है, इनका तो शुरू से तो वही मैटर विशेष था, आरक्षण बचाओ। आरक्षण बचाओ का मुद्दा लेके ही इनका पक्ष स्टैंड हो गया है। और जब आरक्षण का अधिकार को जब हटा दिया गया तो इन लोगों ने उस पर कोई लीगल एक्शन यानी जिसका रिपिटिशन होना चाहिए था, पुनर्विचार याचिका, तो पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं हो गई। अभी वो जजमेंट कन्फर्म हो गया, जजमेंट अभी कन्फर्म हो गया, यानी अभी जजमेंट कन्फर्म होने से अभी स्टेट
स्टेट तो उसमें रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं करने वाला, क्योंकि स्टेट की वो भूमिका थी। कल का स्टेट कैसा था, कल का स्टेट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन था। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल 15 और 16 में जो कुछ भी अमेंडमेंट हो गई टू प्रोटेक्ट द रिजोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन को तो क्या आपने इस पर पिटिशन फाइल किया है? नहीं, वो उसमें मैंने भी नहीं किया, क्योंकि ये जो मैटर है, रिव्यू पिटिशन का जो मैटर था, ये मैटर इतना सादा मैटर नहीं है। जैसा मैं एक लीगल समझो समुदाय, हमारी स्टडी है, लेकिन उसको फाइट करने के लिए जो इकोनॉमिकल जो होना बेस, उसके लिए यानी यहाँ के जो लीडरशिप, जैसा मैं बोला ना अभी, जैसा मुकुल रोहित की अगर 5 करोड़ का फी ले रहा समझो, तो उसको फाइट करने के लिए हमको हमारे पास मतलब इधर से मतलब जो आरक्षण को सेव करने वाले जो लोग हैं, हाँ, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिव्यू पिटिशन तो नहीं गया, तो उनकी वो कैपेबल है ना। तो आप कैसा सोच रहे हैं? तो अभी तो अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो लोग कैपेबल थे उन्होंने कुछ नहीं किया, अब तो रिजल्ट जो है वो कंफर्म हो गया है। तो अभी हमको तो आर्टिकल 16 में हमको राइट शब्द लाना है, इसलिए हमने अभी बिल तैयार किया है। अच्छा, आर्टिकल 16A नाम का आर्टिकल तैयार हो जाएगा, और उस आर्टिकल 16A में ऐसा लिखा जाएगा कि दिस न्यू आर्टिकल। तो ये बिल कहाँ दिया जाएगा? ये बिल हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देंगे, और अच्छा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मार्फत वो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा। मतलब इस बार ये जो मोर्चा आप निकाल रहे हैं, ये मोर्चा इस बिल को सबमिट करने के लिए निकाल रहे हैं? हाँ, बिल सबमिट करने के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी कोई दूसरी रेमेडी है नहीं ना। आर्टिकल 46 में जो बताया है कि बाय प्रमोशंस ऑफ द इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार ने इस बिल को क्यों स्वीकार करना चाहिए, और इसे मैं आपको बता रहा ना, आर्टिकल 46 में जो मैंडेट है कि नहीं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है कि बात टू प्रोमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जब है तो हम तो बोलेंगे भाई, अगर हमारा रिजर्वेशन अगर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट चला गया, और जिस गवर्नमेंट को अगर रिजर्वेशन नहीं देना है तो वो गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं देगी, तो फिर तो हमारा तो राइट का वायलेशन हो जाएगा ना। अगर आज हम देख रहे हैं कि ओबीसी का तमिलनाडु स्टेट ने जो ये था मेडिकल का जो उनका सीट्स का जो रिजर्वेशन था वो नहीं दिया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए सब लोग, भाजपा छोड़ के सभी पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद पिटीशन फाइल हो गया, जब हियरिंग पर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि भाई ओबीसी के राइट का वायोलेशन हुआ तो राइट कहाँ है बताओ हमको, राइट बताओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं है, प्रोविजन है। प्रोविजन और राइट में फर्क है ना। प्रोविजन इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट रहती है, प्रोविजन करना है कि नहीं करना, देना है कि नहीं देना। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तुम्हारा पिटीशन तो विड्रॉ करो, नहीं तो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। पिटीशन को विड्रॉ करना पड़ा। ये बातें क्यों हो रही, यानी कल तक ये बातें नहीं थी ना। कल कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, हम देख रहे हैं कि 1951 से हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल 15(4) जो आया है रिजोल्यूशन के, जैसा रिजोल्यूशन का मैटर शुरू हो गया, आर्टिकल 15(4) आ गया है 51 में, तब से ये रिजोल्यूशन की प्रोसेस शुरू हो गई। जब कभी यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रिजोल्यूशन के खिलाफ जजमेंट दिया, तब सरकार ने क्या किया, वो जजमेंट को इफेक्टलेस करने के लिए अमेंडमेंट किया। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, और उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ये अधिकार नहीं है, तो फिर तो वो काय को अभी अमेंडमेंट करेंगे। वो तो हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना, हमको हमारा पावर अप्लाई करना पड़ेगा ना। अच्छा, अभी ये जो एक डिसीजन ये भी आया कि उप सूची जो है बनाई जाए आरक्षित वर्गों के भीतर, तो वो अलग मैटर है। अच्छा, वो मैटर से कोई संबंध नहीं। ये दूसरा मैटर है। ये दूसरा मैटर है, यानी मतलब ये आरक्षण को राइट बनाने के लिए क्योंकि ऐसे देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज समय मैं प्रोफेसर हूँ समझो, और मुझे प्रिंसिपल का प्रमोशन होना, और मेरा जो प्रिंसिपल है या मेरा जो अध्यक्ष है वो मेरे को प्रमोशन नहीं देने वाला, और फिर मैं कोर्ट में आ गया, तो कोर्ट मेरा पिटीशन एडमिट नहीं करेंगे। अभी कोर्ट बोलेंगे तुम संस्था और सरकार से झगड़ते बैठो, हमको मत बताओ। क्योंकि कोर्ट के बीच में आता है, जब राइट का वायलेशन होता है तभी कोर्ट बीच में आता है। अभी राइट ही नहीं है समझो, अभी तक कैसा हो गया था, अभी तक यानी ये चल रहा था। लेकिन आपने उसमें एक बात ये भी लिखी है कि इसमें इस्लामिक कम्युनिटीज को आरक्षण देने की जो बात है, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि अभी आरक्षण किसको है, SC ST NT VJ OBC मराठा, अभी हो गए ना, ये कम्युनिटी हो गई जी। बाद में अभी जो 10% है ओपन कैटेगरी के 10% जो है, यानी जो ओपन कैटेगरी में जो इकोनॉमिकल समझो वीकर है उनको भी 10% मिल गया, जो 2019 में आ गया ना।
103वीं जो घटना दुरुस्ती उसमें 10% उसमें भी आ गए जी। अभी ये 10% जो लोग हैं मैंने ओपन की कैटेगरी के, उसमें ओपन में मुस्लिम भी है, लेकिन ये 10% में जो है मुस्लिम फाइट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ओपन में के जो लोग 10% है यानी इकोनॉमिकल वीकर है, लेकिन वो एजुकेशनल वीकर नहीं ना। इकोनॉमिकल वीकर होना और एजुकेशनल वीकर होना दो अलग बातें है ना। मुस्लिम तो एजुकेशनल वीकर है ना, इकोनॉमिकल तो है समझो। तो इसलिए आर्टिकल 46 का जो यानी बेनिफिट है वो मुस्लिम को भी मिलना चाहिए। ये हमारा राइट रहेगा, हमारा राइट में ये रहेगा कि भाई अभी 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 कौन बचा है, मुस्लिम बचा है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हो गया है, देश में सब कानून के सामने सरीका होना चाहिए। तो फिर अभी मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण नहीं देना तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना। तो फिर इसके साथ में आपने अन्य धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? अन्य धर्म के लोगों है ना उसमें, ओपन में 10% है कि नहीं। जो लोगों को रिजर्वेशन नहीं है, जैसे जैनिस्ट हो गए या क्रिश्चियन हो गए, समझे ना, जो माइनॉरिटी के लोग हैं ना, अगर उनको रिजर्वेशन नहीं है लेकिन वो ओपन में आ गए ना 50% में, तो 50% में तो उनका रिजर्वेशन है समझो, और उसमें 50 में और 10% मिल गया ना अलग से। यानी जनरल कैटेगरी में जो 10% जो लोग हैं जो उसमें वीकर है, उसमें सब लोग कवर हो गए ना। अभी अब जैन की अगर पोजीशन देखें, हम एजुकेशन देखेंगे और मुस्लिम की देखेंगे, तो जैन मुस्लिम को कॉम्पीट करेंगे ना, मुस्लिम जैन को कॉम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि जैन का एजुकेशन स्टैंडर्ड जो वो डेवलप है। तो 10% का जो फायदा जो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, हालांकि वो मुस्लिम उसमें कॉम्पीट कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो विकर सेक्शन जो सच्चर समिति का जो अहवाल आया है उसमें स्पष्ट किया है, ये विकर सेक्शन जो है उसमें मुस्लिम भी विकर है, तो आर्टिकल 46 का उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये जो बात जो हो रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है? हाँ, यस, क्योंकि अभी वो जजमेंट कंफर्म है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या महाराष्ट्र सरकार इसके लिए पहल करें, ऐसा आपका मानना है? हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है आज की तारीख में जो सरकार है जी, महाराष्ट्र में जो सरकार है वो यानी पॉजिटिव है। तो हम बोलेंगे कि भाई आप यानी ये जो इशू है, आपके पास खासदार भी है, आपके खासदार जो है उनको ये इशू दे दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इशू तुम जो बिल है तुम रेफर करो। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल रेफर हो जाएगा तो हम दिल्ली में जाएंगे, फिर जैसा बिल पर जैसे चर्चा शुरू हो जाएंगी हम दिल्ली मोर्चा निकालेंगे, लेकिन पहला मोर्चा तो हमको यहाँ करना पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ एक सरकार अगर पॉजिटिव अगर होता है, एक सरकार ने बोला है कि ये ऐसा अमेंडमेंट की जरूरत है, यानी अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसका पूरा करने के लिए अमेंडमेंट की गरज है, और गवर्नमेंट तो नहीं बोल सके। गवर्नमेंट ऐसा कैसे नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा, इसलिए गवर्नमेंट साइलेंट है। अब बात कैसे हो रही देखो, अभी यहाँ मेरा दूसरा विषय आएगा कि रिजर्वेशन का जो विषय हम बोल रहे कि 8 फरवरी का जो निर्णय है जी, उस पर यानी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। अब मैं प्रोफेसर जो बना, मेरा खुद का मैं अगर मैं बताऊंगा, मैं बताना मुझे अभी तो मुझे आवश्यक है। 84 में मैंने बीए किया, उस टाइम मेरा बीए का परसेंटेज 52 था, 52 था। 84 में मैंने 82 में बीए किया, 84 में एमए किया। मैंने एमए को मेरे को 59% मिले, और बाद में 86 मैंने एमफिल पूरा किया। यूजीसी का जो गाइडलाइंस था उसमें क्या था, बीए को 50%, 50%, एमए को 55%, और साथ में एमफिल होना, ये था क्वालिफिकेशन किसका, ये था लेक्चरर का क्वालिफिकेशन सीनियर कॉलेज की। अब वो तो मैं क्वालिफाइड था उसमें, इधर 52 थे, इधर 59 थे, उधर एमफिल था। फिर मेरे को लगा तो मैं तो पूरा क्वालिफाइड हो। फिर ओपन की जगह निकल गई धनवटी नेशनल कॉलेज में या नागपुर में, ओपन की जगह निकल गई, मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मेरे को इंटरव्यू आ गया। 11 वहाँ हम स्टूडेंट थे, 11 में अकॉर्डिंग टू मेरिट नंबर 1 पर मेरा इंटरव्यू हो गया। इसका मतलब 10 मेरे पीछे थे। जब मेरा इंटरव्यू हो गया, अच्छा इंटरव्यू हो गया, लेकिन एक जन ने पूछा भाई आपकी कास्ट कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है। मैंने बोला शेड्यूल कास्ट। बोले वो आप बोले इसके लिए क्वालिफाइड नहीं मिलेगी, ओपन की है। अब उस टाइम मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज नहीं था। अब उन्होंने बोला आप शेड्यूल कास्ट की जगह पर अप्लाई करना चाहिए। अब शेड्यूल कास्ट आपका ऊपर का मतलब क्या है, कास्टलेस कैटेगरी। कास्टलेस कैटेगरी, उसमें कास्ट का मतलब ही नहीं है, जो मेरिट में वो नंबर 1 पर है, जो उसको सिलेक्ट होना चाहिए। उन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया। आखिर मुझे शेड्यूल कास्ट की जगह पर वहाँ जाना पड़ेगा, मुर्दापुर जाना पड़ा। तो ये अगर उस टाइम अगर आरक्षण नहीं रहता था तो मेरे जैसा है नहीं, जैसा मैं नागपुर विद्यापीठ का शेड्यूल कास्ट का पहला मेरिट था, जब 55% बोल रहा है यूजीसी और मेरे पर 59% है, और फिर भी मुझे शेड्यूल कास्ट का मैंने प्रोटेक्शन लेना पड़ा। तो आज के तारीख में ये सादा विषय नहीं है ना। आज मेरा जो कुछ आर्थिक या सामाजिक जो कुछ विकास हुआ वो तो आरक्षण से हुआ ना। और जो अभी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा
क्यों ये क्या क्या बात मानते, क्या वजह मानते इसके पीछे कि इतने बरसों से इस विषय पर किसी ने काम नहीं किया? काम नहीं किया बोलते, इनको ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो करना, अब देखो आज की तारीख में क्या हो रहा, ये जो इशू है मेन इशू है। हम तो ये बोलेंगे कि आज के तारीख में शेड्यूल ट्राइब का ये जो बाकी जो समाज के जो घटक है उनका जो कुछ भी विकास हुआ उसका सही कारण है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है और रिजर्वेशन है। तो फिर अभी आज की तारीख में क्या देख रहे हैं हम कि आज अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी पंढरपुर का मंदिर खुला करने के लिए आंदोलन चालू है। जो वंचित आघाड़ी के नेता है प्रकाश आंबेडकर, बाद में उधर मायावती जी बोल रहे कि हम वो उत्तर प्रदेश में परशुराम का सबसे बड़ा पुतला बनाएंगे। यानी क्या हो रहा है ये? यानी जो आम्बेडकर पॉलिटिशियन है, अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन को अगर डिनाई करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि मैं कोई भी राजकीय फायदा के लिए धर्म का आंदोलन नहीं करूंगा। ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, हम आइडियोलॉजी को छोड़ के। लेकिन इस आंदोलन को आप कम्युनल कैसा मानते हैं? बिल्कुल कम्युनल, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती ना। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिशियन को अलाउ नहीं करती ना। आपने अगर वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है कि नहीं 1951 का, उसमें बाबा साहब ने क्या किया, पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन वो एक डिमार्केट किया ना। तुम लोगों के प्रॉब्लम लो ना, रिलीजियस के प्रॉब्लम तुम कैसे ले सकते? कौन से धर्म के प्रॉब्लम लो तुम? जैसे हम बोल रहे हैं कि मुस्लिम को अधिकार मिलना चाहिए, ये रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तुम जब रिलीजियस प्रॉब्लम ले रहे हैं बीइंग अम्बेडकर पॉलिटिशियन, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आर एक्टिंग अगेंस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिलोसफी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी 14 अक्टूबर 56 को, और वो प्रतिज्ञा में स्पष्ट बताया है बाबा साहब ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश। बाबा साहब ने ये भी बोला कि किसी ने भी कितना मुझे बोला तो भी मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। और बाबा साहब ने ये बोला अगर तुम मंदिर में जाएंगे और या आनंद या पंडरी जाएंगे तो मैंने हुक्म निकालूंगा कि ये समाज पूरा ये बहिष्कृत होना चाहिए। ऐसा बाबा साहब की स्टेटमेंट है। बाबा साहब ने जब बताया तो बाबा साहब एक तो ये बोलो कि हमको बाबा साहब मान्य है। आज की तारीख में रिजर्वेशन का नहीं, ये तो उन्होंने कहा कि उनको बाबा साहब मानने हैं, तो बाबा साहब की फिलोसफी को फॉलो करना पड़ेगा ना। ये तो उन्होंने कहा है, उनके अपने भाषण में उन्होंने कहा। किसने? वही कहा पंढरपुर में कि भाई बाबा साहेब महात्मा फुले ये हमारे गुरु है। ये गुरु अगर होते समझे तो बाबा साहब की मूवमेंट जो है, आपने अगर पूरा उसका स्टडी अगर किया हमने सबने, तो बाबा साहब अम्बेडकर सेकुलर थे ना। धर्म का जो विषय है वो सेकुलरिज्म नहीं बैठता, वो विषय है सेकुलर स्टेट है, सेकुलर पॉलिटिशियन होना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने कोई धर्म का विषय तो नहीं लिया। तो पंढरपुर वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई इसको खोल दिया जाए। क्यों खोल दिया जाए? क्या कौन सी अर्जेंसी है इसकी? क्या कौन सा यानी वो कौन सा राइट टू लाइफ का अट्रैक्शन हो रहा है क्या उसमें? राइट टू लाइफ का अगर देखो, अभी आज की तारीख में लोग मर रहे, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, सरकारी दवाखाने में जो लोग गरीब लोग जो है उनका पोजीशन देखो क्या हो रहा है, उस पर तुम लड़ो तुम। ये कोई अपना विषय होने, अम्बेडकर का विषय जो वो देखते पड़ेगा, जिनको दर्शन लेना है वो धार्मिक संगठन का विषय है ना, पॉलिटिशियन का विषय नहीं है। आपने सुना होगा जब शरद पवार का जो ये है पार्थ पवार, हाँ, जब उसने राम मंदिर के बारे में स्टेटमेंट किया है तो शरद पवार ने क्या बोला, हमारा पक्ष सेकुलर पक्ष है, हम कोई मंदिर की इसकी बात नहीं कर सकते। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? यानी वो तो उनको भी तो लगना चाहिए ना भाई ये हिंदू का मंदिर है और इसके लिए मैं भाई ऐसा बोलूँगा तो ये हिंदू लोग मेरे साथ में आएंगे। ऐसा उनको क्यों नहीं लगा? हमको क्यों लग रहा? हम अभी लोग बोल रहे कि मोदी को किसी ने बुद्ध की मूर्ति दी तो मोदी बुद्ध धर्म का हो जाएगा क्या? मूर्ति लेना और बुद्ध एक समझो, अगर मैं बौद्ध हूँ, किसी ने अगर मुझे कार्यक्रम बुलाया है और कार्यक्रम बोला भाई ये दूसरा भगवान है उसको पूजा करो, तो पूजा करने से भाई कि वो अलग बात होगी, वो अलग बात होगी ना। जैसे अब हम ये करते, हम धार्मिक कार्यक्रम लेते बौद्ध धर्म के और किसी को बुलाते, मुस्लिम को बुलाते और मुस्लिम को बोलते कि भगवान बुद्ध की पूजा करो, वो पूजा कर देता। ये बात अलग हो गई ना, वो तो रिस्पेक्ट है ना, हमको सबका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन वो इशू के लिए लड़ना ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मान्य ही नहीं हो सकता ना। इसलिए शरद पवार ने बोला कि हमारा पक्ष धर्मनिरपेक्ष है। शरद पवार की आइडियोलॉजी बाबा साहब की आइडियोलॉजी हो गई कि नहीं होगी? और बाबा साहब का नाम लेने वाले की आइडियोलॉजी क्या हो गई? रिलीजियस आइडियोलॉजी हो गई। जो भाजपा काम करे, आप देखो राज ठाकरे वो बोल रहे मंदिर उगड़ा, भाजपा बोल रहे मंदिर उगड़ा, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या होगी? फिर एक ही आइडियोलॉजी होगी ना। अब देखो राम मंदिर का जो इशू है, वो इशू सुप्रीम कोर्ट का 9/11/2020 का जजमेंट है, उससे क्या हो गया? उससे सुप्रीम कोर्ट का मैटर से राम मंदिर खुल गया, ये इशू खत्म हो गया। और योगी ने क्या बोला कि राम मंदिर बोले ये मोदी जी के वजह से हो गया बोले, उसको हमने नोटिस दिया अभी।
मोदी को नोटिस दिया और योगी को भी नोटिस दिया, कंटेम्प्ट नोटिस। ये बोला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से वो खुल गया, सरकार उसमें पार्टी भी नहीं है। फिर भाजपा के लोगों ने वो मैटर वो इशू कैच करने का कोशिश किया ना, तो अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिशियन या अभी आपके इसके साथ और क्या इशू इस मोर्चे में आप? ये तो मोर्चा आरक्षण बचाव रहेगा, सिर्फ ये मोर्चे का विषय तो वो रहेगा। अच्छा, इसमें दूसरा कोई विषय नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेन इशू है ना। जैसे मैंने मेरा खुद का बता दिया है कि अगर 96 में मैंने इतना बड़ा क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद अगर मुझे आरक्षण नहीं मिलता था तो मेरा इकोनॉमिकल सोशल जो आज का जो स्टेटस है वो खड़ा नहीं होता था, क्योंकि आदमी को काम तो करना ही पड़ेगा ना पेट भरने के लिए। आज के तारीख में गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है उसके लिए रिजर्वेशन के लिए हमको लड़ना जरूरी है। अगर सेक्टर हमारे पास नहीं रहेंगे और बातें करते पड़ेंगे सोशल जस्टिस की, आज हम देखते हैं अगर बावन मेश्राम उनकी पूरी मूवमेंट जो है किसके भरोसे है, सर्विस क्लास के भरोसे है। और वो उनकी लड़ाई क्या चल रही है, वो क्या बोल रहे हो अभी, वो जो एक्ट है ना कौन सा नागरिकत्व सुधारना कायदा उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि वो एक्ट के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में 160 लोग गए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना रिप्लाई फाइल किया है, अब सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसाइड करने वाली है। और ये अब रस्ते पर चिल्ला रहे काय के लिए, वो एक्ट के लिए क्या है वो एक्ट में, वो एक्ट किसके खिलाफ है? वो एक्ट तो यानी चार देश के जो मुस्लिम है उसको भारत का नागरिकत्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो एक्ट बना है। अपने देश के लोगों का खिलाफ वो एक्ट ही नहीं है। आज तो आरक्षण का विषय लेके आरक्षण में लोगों को सर्विस मिलने से वो पक्ष चालू हो गया ना। पगार लोग देर का दे, पैसा काय को दे रहे लोग, पे बैक टू सोसाइटी कहाँ से आ गया? पे बैक टू सोसाइटी, आरक्षण नहीं मिल जाता काय को तुम देते थे लोग। और आज वो क्या काम करे वो? मेरा तो ये आरोप है कि ये सब लोग आरएसएस से मिले हैं। इतना बड़ा इशू होने के बाद 8 फरवरी का जजमेंट, मैं तो उस टाइम मैं अगर मेरी पूरी प्रॉपर्टी अगर मैं बेचूंगा ना तो भी मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं। अब मेरी लड़की जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी वो। मेरे पास अगर वकील रहता था ना, मैं खुद अगर उसमें क्या है सादा विषय नहीं ना, उसमें 5-5, 10-10 करोड़ का वकील लगाना पड़ता। तो ये लोग कैपेबल है ना, प्रकाश आंबेडकर कैपेबल है। अगर वो इलेक्शन में अगर समझो वो क्या बोलते हेलीकॉप्टर से प्रचार कर सकते हैं, मायावती का समझो इनकम टैक्स 52 करोड़ है साल का, तो उनको 5-10 करोड़ खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बातें ऐसे कर रहे हैं कि जो मोदी बातें करे वो ये बातें कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब अपना ये वक्त तो अभी पूरा होता जा रहा है, तो अगर इस पूरी बातचीत को अगर हम लोग यहाँ अगर इसको रोकना चाहें तो आप इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहेंगे, जो एक मैसेज हो कि आप इस समय जो जिस मोर्चे के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको क्या आह्वान है आपका? मैं तो समाज से ये आह्वान करूँगा कि अभी समाज ने अभी आज के वक्त में नेता को सही अर्थ में परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समाज जो दिशाहीन हो रहा है। और इसलिए जो अपना जो मेन जो विषय है राइट टू रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन अगर नहीं रहेगा तो आगे वाला जनरेशन ख़त्म होने वाला है। और इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल आज मैंडेट जो है वो मैंडेट को लेके हमको लड़ना है। जैसा मराठा समाज ने लीडर को बाजू में करके उन्होंने आरक्षण मांगा, ये आपको सबको मालूम है। आरक्षण का जो मोर्चा निकाला मराठा समाज का, वो मोर्चा लीडर का नहीं था, पॉलिटिकल लीडर तो उनके बॉस है। 288 में 158 समझो मराठे आमदार था, मराठा आमदार। इसके बाद भी उन्होंने मोर्चा निकाला। वो लीडर रास्ते पर नीचे बैठा था और एक भाषण देने वाली कोई लड़की रहती थी। तो हमको हमारा जो अम्बेडकर जो युवा फोर्स है उनको भी हम बताना है कि अभी अगर कल का फ्यूचर अगर प्रोटेक्ट करना है ना तो ये लीडर को छोड़ दो। अभी जैसा मराठा समाज ने सरकार को कंपेल किया, ये तो कल मराठा समाज आरक्षण के खिलाफ था लेकिन लड़कों ने कंपेल किया ना, सरकार को कानून बनाना पड़ा। वैसा हमको भी लोगों को बताना है कि लीडर को अभी बाजू में करो और अपने हक के लिए रास्ते पर आ जाओ। सोशल जो हमारा एजिटेशन है, जो सोशल हमारा संघर्ष है वो खड़ा होना जरूरी है, नहीं तो ये कल चल के ये पॉलिटिक्स करते करते हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर मुकुंद खैरे साहब से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाज क्रांति आघाड़ी के। इस बातचीत को यहाँ पर हम लोग रोक रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।